हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टेट 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका 7 और 8 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। उसी एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए हम एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपकी जो 90 नंबर की तैयारी है उसको मैराथन क्लासेस के माध्यम से कराने की कोशिश कर रही हूँ। जिसमें मैंने सीडीपी साइकोलॉजी की मैराथन क्लास 1 डाल दी है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई गई हैं। वो पॉइंट आपको एज इट इज़ जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हैं और बहुत अच्छे कमेंट जिन बच्चों ने पढ़ी हैं, मतलब जिन बच्चों ने क्लास को देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका देखने को मिल रहा है और उन्होंने जो है PYQ भी लगाए हैं और वहाँ से उनके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सीडीपी साइकोलॉजी की तो ज़रूर देखना। कुछ एक टॉपिक बचे हैं मैराथन 2 में, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आज की जो आपकी मैराथन क्लास रहेगी वो हिंदी पेडागोजी की रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी और 15 नंबर की इंग्लिश पेडागोजी आएगी। जैसा कि कहा गया है, सिलेबस में मेंशन है, पिछले साल भी मेंशन था, लेकिन वहाँ पे आपके क्या थे, इंग्लिश और हिंदी के ग्रामर क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ना कि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी पूछी गई थी। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है, क्या पता आपसे हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे। अगर ऐसा होता तो वहाँ पे सिलेबस में अपडेट हो जाता, सिलेबस चेंज होता था, लेकिन जो सिलेबस है वो एज इट इज़ बना हुआ है। तो हम नहीं कह सकते कि आपसे एग्जामिनर इंग्लिश पेडागोजी हिंदी पेडागोजी पूछेगा या ग्रामर पूछेगा। तो आपको दोनों ही करनी है या तो, ठीक है, आप एक भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों ही चीज़ें करके जानी पड़ेंगी। तो इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ग्रामर के करके जाना। ठीक है, तो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट हिंदी पेडागोजी कराऊंगी, इसी तरह से एक ही वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी आपको करा दूंगी। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करवाते हो, तो मैं कोशिश करूंगी हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूं मैराथन क्लास के माध्यम से। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना जो भी एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जय मां सरस्वती। देखो, भाषा शिक्षण शास्त्र के बारे में समझेंगे कि भाषा शिक्षण शास्त्र क्या है। ठीक है, भाषा की शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आपकी हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत आती हैं वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और ये ही आपकी जो हिंदी पेडागोजी है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर इंग्लिश पेडागोजी बन जाती है। सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है, बस लैंग्वेज का ही यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आगमन विधि, आगमन विधि क्या होती है? ठीक है, आगमन विधि को पढ़िए। आगमन विधि के जनक जो हैं अरस्तु हैं। ठीक है, उनके प्रतिपादक कह दीजिए कि कौन है, अरस्तु हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है, जो कि विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, आपको समझ में आया? सबसे पहले याद रखना है, आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अनुभव, उदाहरणों और प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को समझाओ। ठीक है, उससे क्या है, बच्चा खुद से चीज़ों को करके देखेगा और करके देखने से चीज़ें वो ज़्यादा समझेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। और इस ये होती है उदाहरण से नियम, मतलब बच्चा पहले उदाहरण से सीखता है, फिर उसको नियम की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म होती है आगमन विधि, ज्ञात से अज्ञात होती है, मतलब जो चीज़ें ज्ञात हैं। ठीक है, जो ज्ञात हैं उन्हीं से हम अज्ञात, जो चीज़ें हमें अज्ञात हैं, जो ज्ञात नहीं है, उन तक पहुँचते हैं। मूर्त से अमूर्त, मूर्त मतलब जो चीज़ें आपके सामने हैं, अमूर्त जो चीज़ें आपके सामने नहीं है। ठीक है, मूर्त चीज़ें मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं उन पे काम करोगे, अमूर्त चीज़ें जो दिख नहीं रही उन पे भी काम करोगे, वो अमूर्त होती हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि आगमन विधि आपकी कैसे चलती है। ठीक है, अगली है आपकी जो है निगमन विधि। निगमन विधि के जो जनक रहेंगे, प्रतिपादक रहेंगे, वो भी आपके अरस्तु रहेंगे। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। मतलब ये जो आपकी थी ना आगमन विधि, इसके ये विपरीत होती है, उल्टी होती है ये। ठीक है, मतलब जो चीज़ें उसमें हो रही थी उसके उल्टा ही इसमें हो रही है। उसमें उदाहरण से नियम पे पहुंच रहे थे, यहाँ पे नियम से उदाहरण पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो ये विधि होती है शिक्षक केंद्रित होती है, मतलब शिक्षक केंद्रित होती है। वो कौन सी थी? वो विद्यार्थियों की केंद्रित थी। ठीक है, वो छात्र केंद्रित विधि थी। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाता है और जो है निगमन विधि, आगमन विधि के मैंने यहाँ पे ये चीज़ बता दी, ठीक विपरीत है। इस विधि में क्या होता है, स्थूल से सॉरी सूक्ष्म से स्थूल की ओर और अज्ञात से ज्ञात, मतलब जो चीज़ें ज्ञात नहीं है वहां से ज्ञात चीज़ों तक पहुंचा जाता है। नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ती है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूर्त से अमूर्त चलती है ये वाली, सॉरी, अमूर्त से मूर्त चलती है आपकी ये वाली, उसके अपोजिट बिल्कुल सारी चीज़ें।
आगे आपकी जो विधि रहेगी वो होता है एक प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका जो आपका प्रतिपादक रहते हैं वो किलपेटिक होते हैं, ठीक है, इसके प्रवर्तक हैं किलपेटिक। यह विधि जो होती है अनुभव केंद्रित होती है, मतलब अनुभव पे केंद्रित, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उस पर केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ठीक है। इस विधि में जो व्यक्ति जो बच्चा होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपनी समस्या को हल एवं स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है और इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय मतलब एक्टिव होकर ही चीज़ों में और समूह में रहकर अपना मतलब है कार्य करना सीखते हैं। इसमें हमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है, ठीक है। ये आपकी प्रोजेक्ट विधि होगी, याद रखना, ठीक है। शॉर्टलिस्ट बता दूं, ये आपकी क्या है, अनुभव केंद्रित है, समाजीकरण पर विशेष बल देती है, स्वतंत्र रूप से इसमें बच्चा कार्य करता है और अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान निकालता है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा है, इस विधि में बच्चा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, क्रियाशील रहता है और समूह में रहकर कार्य करता है, जिससे आत्मविश्वास भी उसका पैदा होता है, ठीक है। ये आपकी क्या रहेंगी, प्रोजेक्ट विधि की चीजें रहेंगी। प्रत्यक्ष विधि है भैया आपकी। प्रत्यक्ष विधि में क्या है, इस विधि के जनक आपके कौन है, कुमारी हेलन पार्खस्ट। ये आपकी रहेंगी प्रत्यक्ष विधि की प्रतिपादक। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है, मतलब बिना व्याकरण सिखाए, मतलब बिना जो है ग्रामर सिखाए बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक की जो मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए, मातृभाषा को मतलब बिना बीच में लाए अन्य भाषा सिखाई जाती है, मतलब डायरेक्ट सिखाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, अगर जैसे एक बच्चा है हिंदी उसको आती है, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, अगर उसको ऐसे जगह लेके जाए जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और वो कुछ दिन रहे, तो वहाँ पे क्या, वो ऑटोमेटिकली उस भाषा को सीख जाता है, मतलब डायरेक्ट उस भाषा को बोलना सीख जाएगा। तो वहाँ पे उसकी मातृभाषा उसकी कुछ भी काम नहीं आई, ना ही उसको उसका मध्यस्थ बनाया गया, वो डायरेक्टली क्या है, इंग्लिश भाषा को मतलब दूसरी भाषा को सीख गया। तो इस तरह से ये विधि काम करती है, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु ये विधि क्या है, अत्यधिक उपयोगी भी है, ये याद रखना, ठीक है। अगली है आपकी विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होगा, इस विधि के जनक जो रहेंगे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग रहेंगे, याद रखना। विश्लेषण विधि की जो जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, उनका अध्ययन करके फिर से उनको क्या है, एक भाग में जोड़ दिया जाता है, सिमाक्ष करते हुए फिर उसको हल किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे भागों में बांट के उसको हल किया जाता है इस विश्लेषण विधि के माध्यम से। संश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, ठीक है। इस विधि के जनक भी आपके यही रहेंगे, सेम है। विश्लेषण संश्लेषण विधि के जो जनक है सेम है। विश्लेषण करने के पश्चात जो संश्लेषण हो, अभी मैंने बताया छोटे भागों में विश्लेषण करके, ठीक है, उनका अध्ययन करके फिर उसको जोड़ देना संश्लेषण कहलाता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिशील गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्याओं को क्या करते हैं, हल करते हैं। प्रो यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका जो है घास से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। याद रखना, संश्लेषण विधि में क्या है, सूखी घास से तिनका निकालना, और जो विश्लेषण विधि है स्वयं जो तिनका होता है खुद ही बाहर निकल जाता है, याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। आगे आपकी एक है अनुकरण विधि। ये सारी विधियां आपको याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछी जाती हैं, और हिंदी पेडागोजी के लिए ही नहीं, ये जो आपकी विधियां हैं ये आपके जो आपकी सीडीपी साइकोलॉजी है, ठीक है, सीडीपी साइकोलॉजी का भी एक हिस्सा है। तो ये जो मैंने उसमें नहीं कराई थी, मतलब ये जो विधियां थी सीडीपी साइकोलॉजी में आपके लिए नहीं कराई हैं मैंने, ये आपको ये एज इट इज ही है, सब में सेम ही है, तो आप यहाँ कर लेना इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये मान के चलिए 1-2 नंबर ये सीडीपी साइकोलॉजी के लिए भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विधियां हैं ये सीडीपी साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी और अन्य किसी सब्जेक्ट में अगर आएंगी तो ये सेम ही होती हैं और ये आपको करनी है, चाहे आप कहीं भी करें, सीडीपी में करें या फिर अब कर रहे हैं तो अब करें या इंग्लिश पेडागोजी में करें, ठीक है। तो अनुकरण विधि आपकी जो रहेगी उसको पढ़ लेते हैं। इस विधि के जो जनक हैं वो क्या है, कुमारी हेलन पार्खस्ट को माना जाता है। इस विधि में बालक जो है अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है, अनुकरण करके, इसलिए हम इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचनाएं करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत जो बालक है शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है और फिर उसका अनुसरण करता है, मतलब नकल करके। कुल मिला के बात जो की गई है यहाँ पे कही गई है कि जो बच्चा है वो नकल करके सीखता है चीज़ों को। अनुकरण मतलब नकल करके, जो भी वो देख रहा है, ठीक है, जो कुछ उससे सुनाई दे रहा है, बोल रहा है, तो वो एज इट इज कॉपी करके चीज़ों को सुन रहा है, तो टीचर जैसे कहेगा नकल करके पढ़ना लिखना वो चीज़ सारी चीज़ें सीख जाता है अनुकरण विधि के माध्यम से। दूसरी आपकी व्याख्यान विधि, इसमें इस विधि के जनक आपके कौन है, इसके भी आपकी कुमारी हेलन पार्खस्ट माना जाता है। व्याख्यान विधि जो रहेगी आपकी, ठीक है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है, मतलब कोई भी घटना हो, कोई भी तथ्य हो, उस विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को जो है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, ठीक है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। इसमें जो शिक्षक होता है वो ज़्यादा
एक्टिव होता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, शिक्षक केंद्रित विधि। एक होती है भाई मारिया मांटेसरी विधि, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मारिया मांटेसरी इसका नाम ही है। मारिया मांटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध थी। यह पद्धति जो थी 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के प्रयोग में ली जाती थी। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस के विश्वविद्यालय के मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया था। कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों पर भी ये क्या करती थी, उपयोग में लाने लग गई थी। तो याद रखना, ये मारिया मांटेसरी विधि है, जिन्होंने 2.5 साल से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए विधि अपनाई थी, जिसमें मंद बुद्धि के बालक शामिल थे, लेकिन बाद में कुछ समय के पश्चात सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा को उपयोग में जो है लाया गया। ठीक है, याद रखना। आगे आपकी एक डाल्टन विधि। डाल्टन विधि में क्या होगा, डाल्टन पद्धति में के जो जनक रहेंगे वो कुमारी हेलेन पार्खस्ट को माना जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित जो है कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। ठीक है। भाषा संसर्ग विधि क्या है भाई, आपकी भाषा संसर्ग विधि है आपकी, यह एक व्याकरण शिक्षक विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक जो कक्षाएं हेतु यह विधि काम में ली जाती है, और इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे से लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, भाषा संसर्ग विधि के माध्यम से। ठीक है, याद रखना, ये आपकी क्या हो गई, विधियां हो गई हैं। ठीक है, अब चलेंगे भाषा के उपागमों की तरफ। ठीक है, भाषा के उपागम, तो मैंने जितनी भी आपको विधियां बताई हैं, ठीक है, आप उनको याद रखना। आगमन विधि आपकी हो गई, निगमन विधि आपकी होगी, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मांटेसरी विधि, और एक थी आपकी डाल्टन विधि। ये सारी विधियां आपको अच्छे से याद रखनी है, यही हैं जितनी भी हैं, टोटल मैंने करा दी। अब भाषा शिक्षण के उपागम, तो सबसे पहले है आपका शिक्षण की प्रणाली को ही उपागम कहते हैं, मतलब जो शिक्षा का स्ट्रक्चर रहेगा, प्रणाली जो रहेगी, उसको उपागम कहते हैं। उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट, शिक्षण विधि शिक्षण उपागम पर आधारित होती है। जो शिक्षण विधियां थी वो किस पर डिपेंड होती है, किस पर आधारित होती हैं, वही वो शिक्षण उपागम पर आधारित होती हैं। एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है। ठीक है, एक उपागम क्या करता है, शिक्षण विधियों को जन्म देता है। कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वालों की मदद करने के लिए जो है कक्षा की गतिविधियों तकनीकों का उपयोग कराता है, वही क्या होता है, उपागम होता है भाई। ठीक है, जो उसको सीखने में मदद कराता है, जो गतिविधियां हैं, तकनीकी हैं, उनका उपभोग करता है, उन चीज़ों को सीखता है, मदद करता है, तो वो सारी चीज़ें उपागम हो जाती हैं। उपागम 2 रूप से होते हैं भाई, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। उपागम जो होते हैं 2 रूप से होते हैं, पाठ संसर्ग उपागम और आपका रचना शिक्षण जो है उपागम। सबसे पहले पाठ संसर्ग उपागम जो आपका है उसको पढ़िए, क्या होता है। इसका तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ाते समय यथासंभव भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, पाठ संसर्ग उपागम में पाठ पढ़ाते समय स्वैच्छर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण का अच्छा अवसर मिलता है, लेकिन वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है। ये कहने का मतलब ये है, पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है आपका, पाठ संसर्ग उपागम में पाठ को पढ़ाते समय स्वैच्छर वचन मतलब बोलने की जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षा का अच्छा अवसर मिलता है, मतलब वहाँ पे बोलने का जो है अच्छा अवसर मिलता है पाठ संसर्ग में, लेकिन जो वर्तनी है उसका अवसर कम मिलता है। तो ध्यान रखना किस चीज़ का अच्छा अवसर मिलता है, उच्चारण करने का। ठीक है, यह उपागम शब्द शिक्षण की दृष्टि से विशेष उपयोगी है, मतलब बोला जाता है भाई शब्द दृष्टि के लिए तो उपयोगी है, बच्चा अच्छे से शब्द बोलेगा, अच्छे से उस चीज़ों का उच्चारण करेगा, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से शब्द शिक्षण के अनेक अवसर उसको मिल जाते हैं। शब्दों के अर्थबोध रचना व विशिष्ट शब्दों का ज्ञान कराया जाता है आपकी पाठ संसर्ग विधि के माध्यम से। ठीक है, तो पाठ संसर्ग विधि के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों के अवसर बच्चे को मिल जाते हैं। रचना शिक्षण उपागम जो रहेगा, इसमें भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग का प्रचुर अवसर मिलता है। भाषिक जो तत्व हैं, ज्ञान है, उनके प्रयोग का प्रचुर अवसर मिलता है। रचना शिक्षण जो वस्तुत अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम होता है। रचना के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो रचना के कौन से 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। पहला है मौखिक। मौखिक रचना के जो रूप हैं, वार्तालाप, वर्णन, भाषण, संवाद, वाद विवाद, ठीक है, समाचार, दर्शन, कविता, पाठ, विचार, गोष्ठी, ये सभी हैं। कि इनको देखो, वार्तालाप हो गई, हम आपस में बातें करते हैं, वर्णन करते हैं, भाषण करते हैं, भाषण देते हैं, तो ये सभी मौखिक रूप से ही तो करते हैं। और लिखित रूप जिसको लिखकर प्रकट किया जाए, मौखिक होता है जिसको हम बोलकर प्रकट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। लेकिन वाक्यासार हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया, पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गई, कहानी हो गई, इन सभी को लिखकर प्रकट किया जाता है, तो ये लिखित रचना के रूप हो जाएंगे। आगे आपका जो पॉइंट है, भाषाई दक्षता। भाषाई दक्षता क्या है
किसी भी भाषा को बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने में प्रवीणता प्राप्त करना होता है उस भाषा की दक्षता। ठीक है, भाषा को बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने की शक्ति का विकास करना ही भाषा दक्षता कहलाती है। तो भाषाई दक्षता भी क्लियर हुई कि क्या होती है। भाषाई दक्षता के विकास के मनोवैज्ञानिक घटक। तो जिज्ञासा है भाई, सबसे पहले भाषाई दक्षता के विकास के जो मनोवैज्ञानिक घटक हैं उनके अंदर जिज्ञासा आती है। जब बालक किसी वस्तु या दृश्य को देखकर या ध्वनि को सुनता है तो उस वस्तु, दृश्य व ध्वनि के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, जो भी आपके जो बालक है वस्तु या दृश्य को देखता है या ध्वनि को सुनता है तो उस वस्तु ध्वनि के प्रति जो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उसके अंदर जगती है, उसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। अनुकरण क्या है? अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बालक अनेक क्रियाकलाप करता है, प्रतिक्रिया करता है। वह परिवार के सदस्यों को अनेक ध्वनियाँ सुनाता है। ध्वनियों को सुनकर वह बोलने की चेष्टा करता है। धीरे धीरे प्रयत्न से वह कुछ शब्द सीखने या बोलने लग जाता है। यहाँ से ही उसकी भाषा सीखने की प्रवृत्ति का अवसर मतलब उसको मिलता है, तो वो विकास प्रारंभ हो जाता है। अर्थात बोलना सीखने का अनुकरण ही क्या है? सर्वाधिक महत्व है। मतलब अगर उसको वो धीरे धीरे क्या करता है? नकल करना शुरू कर देता है, तो उसका यहाँ से क्या है? भाषा विकास होना शुरू हो जाता है। वो चीज़ों को धीरे धीरे सुनता है, समझने लगता है और बोलने की कोशिश करता है, तो उसका भाषा विकास होने लग जाता है। भाषाई दक्षता के तत्व कारण और भाषाई दक्षता के तत्व कारों की विवेचना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। भाषा जो है, बालक जो है भाषा अर्जित करने की सहज शक्ति लेकर जन्म लेता है। मतलब कहने का मतलब है, भाषा जो होती है बाई बर्थ होती है, मतलब जन्म से ही बच्चे को आ जाती है। ठीक है, भाषा अर्जित करने की जो सहज शक्ति है वो जन्म से होती है। भाषा सीखने के लिए उसको उसके मस्तिष्क की सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं। जो भाषा सीखने की जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? मस्तिष्क में सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है पहले से ही। जब बालक किसी वस्तु या दृश्य को देखता है या ध्वनि को सुनता है तो मस्तिष्क की जो सहायता से क्या होता है? सहायता से प्रक्रिया करके नियमों की खोज वो करने लग जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है। ठीक है, और जैसे जैसे वह नवीन वस्तुओं से परिचित होता है वैसे वैसे वह उनके साथ अनेक क्रियाएं करता है। जब वह क्रियाएँ बार-बार होती हैं तो उन सभी को एक बिंब उसके मस्तिष्क में बनता चला जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, जैसे-जैसे नवीन वस्तुओं से परिचित होता है बच्चा, वैसे-वैसे उनके प्रति वो क्या करता है? क्रियाएँ करता है। और जब वे क्रियाएँ बार-बार होती हैं तो क्या होता है? उन सभी का एक बिंब उसके जो है उनके मस्तिष्क में बन जाता है। अगला पॉइंट है भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है भाई? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, बोलना और लिखना। इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और भाषा के जो है दो ही ग्रहणात्मक कौशल, जो सुनना और पढ़ना, इन दोनों के माध्यम से हम दूसरों के विचारों को, उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं का प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। मतलब चार भाषा कौशल होते हैं। ठीक है, एक से हम ग्रहण करते हैं और दूसरे से क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्या हो गए? आँखों से हम क्या करते हैं? चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पढ़ना क्या हो गया आपका? ग्रहणात्मक कौशल हो गया। लेकिन आप मुँह से क्या करते हो? बोलते हो। तो मुँह से बोलना आपका क्या हो गया? अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। पढ़ना और बोलना। पढ़ना आपका ग्रहणात्मक और बोलना आपका अभिव्यक्तात्मक। सुनने से क्या हो जाएगा भई? आपका आप अगर आप सुन रहे हो तो आप ग्रहण कर रहे हो चीज़ों को, है ना? तो आप इस तरह से समझ सकते हो इन चारों कौशलों को। इनका विकास जो है एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतःसंबंधित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कैसे होते हैं? चारों कौशल बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। ये चारों क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है? प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। बच्चा सुनने के साथ-साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ-साथ बच्चा क्या है? लिखना भी जो है सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? मतलब जो भाषा का क्रम है वो लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है? रीडिंग और राइटिंग, ये है भाषा का क्रम। ठीक है? ये है भाषा का क्रम, तो याद रखना। और ये ज़रूरी नहीं है कि पहले बच्चा लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ये सारी चीज़ें अंतर संबंधित होती हैं और इन चारों ही चीज़ों को बच्चा क्या करता है? एक साथ ही ग्रहण करता है, एक साथ ही करता रहता है इन सारी चीज़ों को। श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल को श्रवण कौशल कहते हैं। बातचीत या मौखिक कौशल, कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल आपका अभिव्यक्त कौशल कहलाएगा। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ अर्थ ग्रहण करने का कौशल आपका पठन कौशल हो जाएगा। और लेखन कौशल, लिखकर प्रकट करने की जो चीज़ें रहेंगी व्यक्त करना, आपका क्या हो जाएगा? लेखन कौशल हो जाएगा। ठीक है? श्रवण कौशल, सुनना, भाषण
भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता और प्रवक्ता की बात सुनकर उसके उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। ठीक है। तो श्रवण कौशल के माध्यम से हम क्या करते हैं? श्रवण कौशल के माध्यम से हम चीज़ों को सुनकर ग्रहण करते हैं। ठीक है। श्रवण कौशल के माध्यम से हम चीज़ों को सुनकर सीखते हैं। तो ये आपका श्रवण कौशल हो जाएगा, सुनना। वाचन कौशल क्या है? बोलना। वाचन कौशल क्या है? बोलना। अपनी बात या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तथा प्रभावी तभी प्रभावी माना जाता है जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार अभिव्यक्त करें कि सुनने वाली जो बातें हैं, सुनने सुनने वाला जो हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर उसका प्रभाव पड़े, या तो वो एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण हो जाएगा। तो मतलब जो हम कह रहे हैं वो बात को समझ जाए, वो ही वाचन कौशल होगा। और अगर हम उसको समझा पा रहे हैं अपने बोलने के माध्यम से, तो वो एक अच्छा वाचन कौशल होगा। ठीक है। वाचन कौशल जो है आपका बोलना, ये आपका मतलब ये रिपीट हो गया है फ्रेंड्स यहाँ से। ठीक है। एक है आपका पठन कौशल, पढ़ना। किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल क्या है? स्थायी ज्ञान प्राप्ति होती है आपके कौन से कौशल से? पठन कौशल से। ठीक है। पठन कौशल हो गया, तो ये सारे कौशल आपको याद हो गए होंगे। श्रवण कौशल सुनना, सुनकर चीज़ों को ग्रहण करना और उससे सीखना। वाचन कौशल आपका क्या होता है? बोलना मतलब पढ़ना, चीज़ों को बोलकर या पढ़कर चीज़ों को ग्रहण करना। ठीक है। आपका पठन कौशल क्या होगा? पढ़ना। ठीक है। पढ़ना, किसी भी चीज़ को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना आपका पठन कौशल होता है। जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है स्वस्वर पठन और एक होता है मौन पठन। ठीक है। एक होता है स्वस्वर पठन और एक होता है मौन पठन। ठीक है। और आपका जो फोर्थ कौशल रहेगा वो है लिखना। अपने विचारों को बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। और इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। इसमें वर्तनी और शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। चारों कौशल मैंने आपको बता दिए। लेखन कौशल जो होगा, लेखन जो कौशल होगा, लिखना मतलब लिखकर चीज़ों को ग्रहण करना, सीखना या समझाना। पठन कौशल पढ़ना। ठीक है। और आपका जो था श्रवण कौशल सुनना, सुनकर चीज़ों को ग्रहण करना। और वाचन कौशल आपका क्या था? बोलकर चीज़ों को ग्रहण करना। आगे भाई आपके टाइप्स ऑफ टीएलएम, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। तो आगे आपके टाइप्स ऑफ टीएलएम है। ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती हैं। इंद्रियों का मतलब जो सेंसरी मोटर स्किल्स होती हैं उनके आधार पर है। ठीक है। आपकी क्या होती हैं? 3 प्रकार की सामग्री होती है। फर्स्ट है आपकी सहायक सामग्री मतलब ऑडियो लिंगुअल जो मटेरियल है वो। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके आधार पर जैसे रेडियो हो गया, टेप हो गया, रिकॉर्डर हो, ग्रामोफोन हो गया, चलचित्र हो गया, तो इनको हम क्या करते हैं? सुनकर ही तो चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो ये आपकी सहायक सामग्री हो जाएंगी जो ऑडियो लर्निंग मटेरियल है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इनके अंतर्गत आएंगी जिससे बच्चे क्या है? सुनकर चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो ये आपकी इंद्रियों के आधार पर बटी हुई हैं। ये आपके जो टेलम रहेंगे ये आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। दूसरी है दृश्य सामग्री मतलब जो चीज़ें देखकर समझ में आए। इस प्रकार की सामग्री बच्चे क्या है? देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके आधार पर जैसे श्याम पटल, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फेनलिन बोर्ड हो गया, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून मॉडल, पोस्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स आदि, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी दृश्य सामग्री। थर्ड है आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब सुने भी चीज़ें और दिखाई भी दें तो दोनों ही चीज़ें रहेंगी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री में बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है। उदाहरण जैसे मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, चलचित्र हो गए, नाटक हो गए। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? सर्वे दृश्य सामग्री के अंदर। ये टीएलएम पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है टीएलएम बताइए आप कि मॉडल, पोस्टर, स्लाइडर्स, फिल्म स्ट्रिप्स ये आपके किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं? कौन से टीएलएम के अंदर आते हैं? तो आप बताओगे दृश्य के अंदर। ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ लिए जाएंगे श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आने वाले टीएलएम बताइए। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपको पता होनी चाहिए जिनको हम सिर्फ देखा जा रहा है वो आपकी दृश्य सामग्री, जिनको सिर्फ सुना जा रहा है वो आपकी सर्वे सामग्री हो गई, और जिनको देखा भी और सुना भी दोनों तरीके से जा रहा है तो वो ऑडियो विजुअल लर्निंग मतलब दृश्य सर्वे सामग्री हो जाएंगी। तकनीक के आधार पर जो है आपके उपागम वो है कठोर उपागम और जो है मृदुल उपागम मतलब सॉफ्टवेयर जो अप्रोच और हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है। परिक्षेपण जो है परिक्षेपण के आधार पर जो है
प्रक्षेपी सामग्री होती है, एक अप्रक्षेपी सामग्री होती है। प्रक्षेपी सामग्री होती है आपकी प्रोजेक्टिव मटेरियल और अप्रक्षेप सामग्री होती है नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। ठीक है, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़े वो प्रक्षेपी सामग्री रहेंगी, और जिन चीज़ों की प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़े वो अप्रक्षेपी सामग्री हो जाएगी। सीधी सी है, बस ये आपको ऐसे ही याद रखनी है। एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, ग्राफिक्स चित्र होते हैं कॉमिक जैसे कार्टून। डिस्प्ले सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड हो गए, बुलेटिन बोर्ड हो गए, प्लेन बोर्ड हो गए। और त्रिआयामी जो सामग्री होती है वो होती है मॉडल। याद रखना ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एज इट इज पूछ लिया जाए। श्रव्य सामग्री रेडियो, टेप रिकॉर्डर और लिंगुआ फोन आ जाएगा। प्रक्षेपी सामग्री स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप हो जाएगा। प्रक्रिया सामग्री अभिनव या क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा। क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री, क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। मतलब क्रिया जो आपकी रही क्रिया सहायक सामग्री शिक्षण सामग्री के अंतर्गत जो है ज्ञान वास्तविक होता है। इसके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालकों को व्यक्तिगत अनुभव प्राप्ति होती है, व्यक्तिगत अनुभव प्राप्ति होती है इस क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत। इसके उदाहरण है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना, किसी उद्यान का भ्रमण करना या संग्रहालय का भ्रमण करना। तो इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और क्या है वास्तविक चीज़ों को ऑब्जर्व करने से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री में। कक्ष में बहुभाषिकता एवं एक संसाधन के रूप में है। कैसे है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बन जाता है पेडागोजी में। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। जो आपकी बहुभाषिकता होती है उससे क्या होता है, जो विद्यार्थी हैं उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा से सहज रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में जो है सहायक होता है। अगला होता है कक्षा में विभिन्न भाषाओं का उपयोग अपनी सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने जो है आ जाती है, तथा उन्हें अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषा एवं संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना कि मातृभाषा जो होती है बहुभाषिकता मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं होती हैं वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, आपने देखो एक कक्षा के अंदर मान लो बहुभाषिक बच्चे हैं, मतलब अलग अलग भाषाएं आती, किसी को संस्कृत, किसी को मलयालम, किसी को तेलुगु, किसी को हिंदी, किसी को अंग्रेजी। तो वो क्या रहेगी, सभी बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे, सभी भाषाओं का ज्ञान बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, सभी की जो भाषा की संस्कृति है, भाषा के उनका सम्मान करना सीखेंगे, एक दूसरे की भाषा संस्कृति का सम्मान करना सीखेंगे। ठीक है, और बिना मातृभाषा के वो क्या है दूसरी भाषाओं को सीख जाएंगे। तो इसलिए जो बहुभाषिकता होती है एक संसाधन के रूप में कार्य करती है एक स्कूल के अंदर। बहुभाषिकता जो होती है क्षमता जो है संज्ञानात्मक वृत्ति, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि जो द्विभाषी भाषी बच्चे हैं वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छे होते हैं। मतलब जिनको 2 या 3 भाषाएं आती हैं वो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी क्षमता में उनकी तुलना की जाए तो वो ज़्यादा अच्छे बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस करते हैं। क्लियर हुआ, आगे चलिए। आगे है भाई कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में। ठीक है, कक्ष में जो बहुभाषिकता है कैसे चुनौती के रूप में है। ठीक है, मैंने अभी आपको पढ़ाया संसाधन के रूप में कैसे कैसे है। ठीक है, और आप चुनौती कैसे कैसे है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपके फेस करनी पड़ जाती है बहुभाषिकता के अंतर्गत। पहला है बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। भारत एक बहुभाषी देश है, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव भी पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती भी है। छात्रों में भाषाई कौशल छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव पर भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, याद रखना आप जो भाषाई विविधता है कि उसके कारण छात्रों की भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ जाता है। ठीक है, आपकी बहुभाषिकता के कारण
शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र की दूर से किसी अन्य क्षेत्र को पढ़ाने के लिए कहा जाए, मतलब मान लो कि कोई शिक्षक है और उसकी जो जॉब है कहीं दूसरे जगह लग गई, अगर वहाँ की उसको भाषा ना आए तो एक शिक्षक को भी इस बहुभाषिकता का क्या है सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक चुनौती हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ के शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती ही रहेगी। जब उसको वो भाषा आती ही नहीं है तो वो चीज़ों को कैसे समझा पाएगा। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव होना। ठीक है, अगर भाषा के प्रति बच्चों की रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बच्चों को नहीं, मतलब बच्चे भाषा को नहीं सीख पाएंगे। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और जो है प्रवृत्ति की कमी होती है, तो जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अधिक भीड़ वाला जो भाड़ वाली कक्षाएँ होती हैं, अधिक भीड़ वाली कक्षाएँ आमतौर पर शिक्षक की भाषा का प्रभाव उन पर पड़ता है। आपने देखा होगा, इस क्लासेस में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब एक-एक बेंच पे 3-3 4-4 बच्चे बैठे हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो भीड़ वाली जो क्लास रहेंगी, वहाँ पर भी भाषा शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा। अध्ययन सामग्री की कमी होना। अगर टीएलएम की कमी है स्कूल के अंदर, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी होना भी एक समस्या हो जाती है। तो मैंने आपको जो पढ़ाई है बहुभाषिता की चुनौतियाँ और बहुभाषिता के संसाधन के रूप में कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब भाषा शिक्षण में मूल्यांकन को पढ़ लीजिए। मूल्यांकन आता है, ठीक है? मूल्यांकन क्या है भई? मूल्यांकन जो होता है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको मूल्यांकन कहते हैं। सीखने सीखने की निश्चित अवधि के बाद, तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन सीखने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि सत्र को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पाठन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आकलन मूल्यांकन दोनों उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करते हैं। तो आई होप कि पॉइंट क्लियर हुआ होगा, मापन क्या है, ठीक है, मूल्यांकन क्या है। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मूल्यांकन पठन पाठन सीखने की एक अभिन्न हिस्सा, मतलब चीज़ों को सीखने का एक अभिन्न हिस्सा है जो कि निरंतर चलता है। मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति और अधिगम को मापना ही होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है और आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। याद रखना कि आकलन क्या है, संक्षिप्त प्रक्रिया, और मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया। आकलन के बाद होता है मूल्यांकन। बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है, टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं और फिर क्या होता है, उनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं भई आपके, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन करना। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार करना, आचरण परिवर्तन करना एक मूल्यांकन का हिस्सा होता है। बच्चों की योग्यताएँ, कुशलताएँ, रुचियों आदियों का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाएगा। इसमें अध्ययन और अध्यापक दोनों का मापन किया जाता है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना और बालकों के चहुमुखी, मतलब चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। चहुमुखी विकास मतलब ऑल से जो डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो हो जाता है। उसमें निरंतर गति जो होती है उसको ही प्रदान करना आपका मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाता है। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना क्या होता है भाई? उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। बच्चों की जो है अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की जो रणनीति है उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों की जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए और उनको पता लगाने की जो प्रक्रिया है उपचारात्मक कौशल के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन का महत्व क्या होता है? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करना मूल्यांकन का महत्व है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों की प्रगति को में सहायक होता है, शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायता करता है। मूल्यांकन के महत्व हो जाएंगे क्योंकि महत्व आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलिए मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार पर स्टार लगा लेना, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है रचनात्मक निर्माणात्मक जो है मूल्यांकन। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। ठीक है, बच्चों की जो लगातार फीडबैक है उसके लिए रचनात्मक कौशल क्या है, सॉरी, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन के अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया,
रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में भी किया जा सकता है, मतलब आप पाठ पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन करना, पूछना कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर थोड़ा मतलब किसी और तरीके से कोई और मेथड लगा के बच्चों को समझाना। निदानात्मक मूल्यांकन बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। आपका क्या हो जाएगा, निदानात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। उन कठिनाइयों का कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन होगा। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के लिए अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वो क्या है, योगात्मक आकलन है। तो बस शॉर्ट लिस्ट अगर मैं समझाऊं भाई इन चीज़ों को, तो ये है रचनात्मक मूल्यांकन जो है आप क्या रहेगा, ये रहेगा आपका मतलब पढ़ाई के ही समय बच्चों को मतलब कि जांच की जाए, ठीक है। पढ़ाते ही समय बच्चों से पूछ लिया जाए कि भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, मतलब क्वेश्चन करना, पूछना कि हाँ बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, तो वो आपका क्या आएगा, रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। निदानात्मक मूल्यांकन मतलब पता लगाने की जो प्रक्रिया है, निदानात्मक के अंतर्गत आती है, और योगात्मक जो है पाठ पढ़ाने के बाद किए गए क्वेश्चन या फिर सिलेबस को कराने के बाद लिया गया एग्जाम आपका योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। क्लियर हुआ। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी जो गई जो सामग्री है उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना और सुनी हुई कहानियों को बच्चों से, ठीक है। आपका ये सभी योगात्मक आंकलन के अंतर्गत आती हैं। ये जो चीज़ें हैं मतलब जब पाठ पूरा हो जाता है या सिलेबस पूरा हो जाता है तब जो चीज़ें एग्जाम जो लिए जाते हैं उनके मूल्यांकन के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों से उनसे उनके अपने अनुभवों को लिखवाना, भाई उनसे सुनी हुई कहानियों जो है बच्चों से उनके शब्दों में लिखवाना, बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। आगे भाई समग्र एवं सतत मूल्यांकन क्या है, ठीक है। समग्र एवं सतत मूल्यांकन क्या है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार सीसीई को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक के लिए लागू किया गया। सीसीई में सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रही, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सके। साथ में ये पता लगाया जा सके कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो ये भी आपके आरटीई में ही शामिल था, तो आपको ये याद रखना है। सीसी का मतलब है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीसी के दूसरे घटक समग्र जो मूल्यांकन का अर्थ है बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी करने से है, ठीक है। मतलब समग्र चीज़ें, मतलब सारी चीज़ों की नॉलेज होना, बच्चे के बारे में समग्र जानकारी रखना आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत। क्लियर हुआ आपको ये वाला पॉइंट। आगे आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद होता है, क्योंकि निदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों का अधिगम में होने वाली कठिनाई, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है। मतलब पहले कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, जानकारी ली जाती है और उसके बाद उपचार किया जाता है, मतलब दोबारा से चीज़ों को पढ़ाया जाता है, जिन चीज़ों में कमी रही है उनको सुधारा जाता है, उसको उपचारात्मक शिक्षण। पता लगाया जा रहा है, जांच की जा रही है, तो निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, अब महत्व है उसके बाद आपकी वीडियो खत्म होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी ये बताया कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाला है जो बच्चा, तो उसके लिए ये वीडियो मतलब ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। अपने साथ साथ बच्चों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो ये क्वालिफाई एग्ज़ाम है, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई लॉस होगा या फिर आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो क्वालिफाई एग्ज़ाम है, और अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अपने साथ साथ आप अपने जानने वालों को की भी हेल्प करवा दोगे, जो कि बहुत अच्छा काम है। तो वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ठीक है। इसी तरह से जल्द ही मैं आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी लाऊंगी कंप्लीट एक ही वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगी जो आपकी रहेंगी रीजनिंग, मैथ, उसी के साथ हिंदी इंग्लिश की जो ग्रामर है वो मैं आप सभी को करवा दूँ, ठीक है, मैराथन क्लासेज के माध्यम से। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि अगली क्लास किस चीज़ की लेके आई जाए, जिससे आपके लिए जो 90 नंबर की तैयारी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप क्लासेस देखते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें और कर लीजिए, यहाँ पे 4-5 पॉइंट जो लिखे हुए हैं। उपचारात्मक शिक्षण के जो महत्व हैं, बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। इससे बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है।
बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकार किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ-साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव होता है। भई पता चल जाएगा तो वो गलती तो दोहराएँगे नहीं, ना शिक्षक ना बच्चे। शिक्षक रोचक उद्देश्य पूर्व व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। उपचारात्मक शिक्षण के ये महत्व हो जाएँगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है? और निदानात्मक शिक्षण आपको ज़रूर याद रखने हैं। निदान मतलब चीज़ों को जानना, जाँच करना कि बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है, क्या वजह रही है। उपचारात्मक शिक्षण फिर उसका उपचार करना और उपचार करने के क्या फ़ायदे हैं। मतलब अगर जो गलती की है वो गलती ना दोहराना, ना शिक्षक के द्वारा, ना बच्चों के द्वारा दोहराना। ठीक है? तो ये आपके उसके क्या हो जाएँगे भई, आपके महत्व हो जाएँगे। सीसी क्या है, आपका कंटीन्यूअस चलने वाला आपका इवोल्यूशन रहता है, ठीक है? कंटीन्यूअस चलता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है। ये आपको बता ही दिए, योगात्मक आपका वही हो जाएगा, रचनात्मक क्रिएटिव होता है, एग्ज़ाम के दौरान ही चीज़ें पूछ ली जाएँ, वो आपका क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के महत्व मैंने बता दिए, ठीक है? शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, बच्चों का अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, कमजोरियों को जानता है, प्रगति में सहायता प्रदान करता है और व्यावसायिक मार्गदर्शन करता है। मूल्यांकन के उद्देश्य हो गई, ठीक है? मूल्यांकन पता चल गया क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है? तो मूल्यांकन हो गया। बहुभाषिकता जो आपकी मल्टी लैंग्वेज है, वो किस तरह से चुनौती है और किस तरह से एक संसाधन है बच्चों के लिए, ये मैंने आपको बढ़ा दिया। सर्वे सामग्री पता चल गई आपको, प्रक्षेपित सामग्री पता चल गई भई आपको, प्रक्रिया सामग्री आपको पता है, त्रिआयामी सामग्री आपको पता है, डिस्प्ले सामग्री आपको पता है, ग्राफिक्स चित्र आपको पता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है? और इसी के साथ इंग्लिश पेडागोजी की पीडीएफ और सीडीपी साइकोलॉजी की पीडीएफ, ये तीनों ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएँगी, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको एक नंबर मैं दे रही हूँ, उस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर रहेगा। एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रही हूँ, 7988087748। ये व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स के बारे में लिखना है। तो वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएँगे। और मैं बता दूँ, जो आपको नोट्स रहेंगे सीडीपी के रहेंगे, सीडीपी के जो 30 नंबर की सीडीपी साइकोलॉजी आएगी स्टेट के एग्ज़ाम में, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल पे। ठीक है? बेसिक टू एडवांस रहेगी भई, ठीक है? तो पीआरटी वाले ने ये ना समझे, तो पीआरटी वाले एडवांस करके चलेंगे, 30 नंबर पूरे होने ही होने हैं उनके, और वो एडवांस चीज़ें सीखेंगे। टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो उनको तो वो लेनी ही लेनी है। तो उसके उसी के साथ बता दूँ मैं, 15 नंबर की जो पेडागोजी की बात की गई है सिलेबस के अंदर जो पूछी जाएगी, और 15 नंबर की इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और आपकी इंग्लिश पेडागोजी, और आपकी 30 नंबर की सीडीपी। तो ये आपका 60 नंबर, ठीक है? 60 नंबर का जो कंटेंट है, ये आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँगी। उस नंबर पे आपको मैसेज करना है और वहीं वहीं पे आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाएँगी। अगर किसी को सिर्फ़ और सिर्फ़ सीडीपी की पीडीएफ चाहिए तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी की पीडीएफ चाहिए, तब भी आप उस पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तीनों चाहिए तब भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएँगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मम्मी, बताओ मेरा कितना पैसा है?